पुष्टि टीवी और टीवी एशिया के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस मंच पर आज षष्ठ पीठाधीश्वर परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री द्वारकेश लाल जी महाराज पधारे हैं। अति हर्ष का विषय है, लेकिन इससे भी अधिक हर्ष का विषय ये है कि मैंने जो षष्ठ पीठाधीश्वर कहा वो तो आप हैं ही, बड़ा आदरणीय स्थान है, लेकिन अब हम उन्हें डॉक्टर श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री कह सकते हैं। बधाई हो महाराज श्री। धन्यवाद। अब इस उपाधि से, इस पदवी से आप कैसा प्रतीत करते हैं? सबसे पहले तो मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं हरीश भाई, आपके माध्यम से इस विषय को लेकर आप और हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं। और फिलहाल अभी कुछ दिनों पूर्व ही मुझे डॉक्टरेट की पदवी से सम्मानित किया गया है और मैं बहुत आदरपूर्वक इस पदवी का सम्मान करते हुए ये नॉन एकेडमिकल ऑनररी डॉक्टरेट की पदवी से सम्मानित किया गया है। और डॉक्टरेट की पदवी से ऑनररी विश्व की कई यूनिवर्सिटियां महानुभावों को, सेलिब्रिटीज को, विद्वज्जनों को अपने अपने व्यक्तित्व और प्रतिभा के कारण से सफल व्यक्तित्वों का सम्मान के रूप में डॉक्टरेट की पदवी प्रदान किया करती है। मेरे मन में भी कुछ ऐसा ही विचार जब ये प्रपोजल आया कि आपको हम डॉक्टरेट की पदवी से अलंकृत करना चाहते हैं, उस समय मेरे मन में भी ये विचार आया कि डॉक्टरेट की पदवी से अलंकृत होना अच्छी बात है, चलो एक और नया पृष्ठ जुड़ेगा जीवन में, कोई नई बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कोई। लेकिन प्रसन्नता इस बात की हुई कि मैंने इसके साथ उनको एक अपना प्रपोजल दिया था कि आप नॉन एकेडमिकल ऑनररी डॉक्टरेट की पदवी दें, ये मेरे लिए आनंद का विषय है। लेकिन साथ साथ मैं ये चाहता हूं कि आप पहले मुझे सुने, कुछ हम चिंतन करें। और फैकल्टी ऑफ रिलीजन यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका की ये जो यूनिवर्सिटी है, एस्टिका यूनिवर्सिटी के माध्यम से इसे कहा जाता है, उस यूनिवर्सिटी के अपने गुजराती ही एक प्रोफेसर हैं जो फिलॉसफी पढ़ाते हैं। उन्होंने इस विषय में मुझे जानकारी दी और उन्होंने कहा कि अगर आप छोटे किसी विषय को लेकर अगर थीसिस लिखना चाहते हैं या अपने अभिप्राय या अपने मतों को प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आप उन विषयों पर अपना मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो फिर उन्होंने डॉक्टर ऑगस्टिन रॉजर और डॉक्टर रिचर्ड सुवेंड्रा, ये दोनों प्रोफेसर जो वर्ल्ड रिलीजन पढ़ाते हैं और कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन वर्ल्ड रिलीजन इनका मेन रिसर्च का सब्जेक्ट है, तो वो आर्ट्स फैकल्टी में जो वर्ल्ड रिलीजन का इनका डिपार्टमेंट है उसमें ये तीनों प्रोफेसरों के माध्यम से मुझे संवाद करने का सौभाग्य मिला 2018 की जून में, जब मैं अमेरिका था। तो वर्जीनिया जब मैं इनसे मिला तो उस समय में इन्होंने मुझे 5 विषय दिए थे। पहला विषय था ग्लोबल वार्मिंग एंड रिलीजन। बढ़िया। दूसरा विषय था हरीश भाई कंपैरेटिव रिलीजन्स एंड देयर रिचुअल्स। अच्छा। तीसरा विषय था एनवायरमेंट एंड रिलीजन। चौथा विषय था वर्ल्ड रिलीजन एंड मॉडर्न एरा। और 5वां रिलीजन था आर द रिचुअल्स आर नेसेसरी इन दिस रिलीजियस स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स। बहुत अच्छा विषय है। ऐसे 5 विषय उन्होंने दिए थे। उसमें से मैंने कहा अभी तक किस पे संशोधन नहीं हुआ है, तो उन्होंने कहा कि करीब करीब ये सभी नए विषय हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और रिलीजन के ऊपर 2-3 थीसिस प्रकाशित हो चुकी हैं। मैंने विषय पसंद किया वर्ल्ड रिलीजन इन मॉडर्न एरा। और जब ऑनररी पदवी मिल रही थी तो मैंने कहा कि ऐसे ही नहीं लेनी है, कुछ अपनी भेंट धरकर
कुछ समाज को प्रस्तुत करके और फिर मुझे उस पदवी को स्वीकार करना है, पद को स्वीकार करना है। तो इस रूप से ये यात्रा प्रारंभ हुई हरीश भाई। और आपने बताया ऐसे कि डॉक्टर की पदवी से अलंकृत किया जा रहा है जी। मैं सम्मान पूर्वक इसका आदर करता हूं। लेकिन आपने जैसे मुझे पूर्व में कहा कि षष्ठपीठाधीश्वर के साथ डॉक्टरेट भी अब लगेगा जी। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से, पुष्टि टीवी के माध्यम से और टीवी एशिया के माध्यम से पूरे विश्व के सभी श्रद्धालु जनों को, सभी आध्यात्मिक धार्मिक संस्थाएं, सांप्रदायिक संस्थाएं और व्यक्तिगत जितने भी मुझसे जुड़े हुए श्रद्धा का केंद्र बने हुए हमारे स्वजन हैं, उन सभी से कहना चाहूंगा कि मैं जगत गुरु आचार्य शिरोमणि श्रीमद महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य चरण के वंश का आचार्य हूं और श्री गुसाई जी के छठे पुत्र श्री यदुनाथ जी, षष्ठ पुत्र श्री यदुनाथ जी महाराज के वंश का बालक हूं और आपकी ही स्थान पर, आपके ही पीठ पर मुझे पदासीन किया गया है। इतदर्थ मुझे संप्रदाय में षष्ठपीठाधीश्वर के रूप में, गादीपति के रूप में माना जाता है, कहा जाता है। और मुझे लगता है कि श्री यदुनाथ जी के बालक होने के नाते, श्री महाप्रभु जी के वंश के आचार्य होने के नाते षष्ठपीठाधीश्वर या ग्रहाधीश्वर पद मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे कोई भी संस्था या व्यक्ति डॉक्टर द्वारकेश लाल जी महाराज श्री के नाम से संबोधन न करे, ऐसे मेरी विज्ञप्ति कर रहा हूं। अगर किसी संशोधन के कारण से अगर ये डॉक्टरेट की पदवी प्राप्त भी हुई है तो जब नाम पूरा हो जाए उसके बाद डॉक्टर पीएचडी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। आरंभ में नहीं, आरंभ में नहीं, आरंभ में श्री महाप्रभु जी का नाम और श्री महाप्रभु जी का पद ही मेरे मस्तक पर विराजमान रहे, ऐसी मेरी भावना है। और यही मेरा निवेदन आप सभी से यहाँ इस चैनल के माध्यम से भी कर रहा हूँ। जी। एक जिज्ञासा ये हुई कि विषय उसमें 3 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो है कि एडवांस स्टडी जी, दूसरा है कि ये रिलीजियंस जी और मॉडर्न एज, जी। तीनों का अपना एक महत्व है। आप थोड़ा प्रकाश डालें उस पर कि ये विषय क्यों पसंद किया आपने और क्या विशेष बात है उसमें। एडवांस स्टडी के रूप में वर्ल्ड रिलीजन इन मॉडर्न एरा, इस विषय को मैंने 5 अलग अलग डिफरेंट लेवल पे बाइफरकेट किया है। इसका थीसिस का जो इंडेक्स होता है उसमें मैंने उसके प्रारंभ में ही फिलॉसफी ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, बड़ा विषय वर्ल्ड रिलीजन कहने से बड़ा विशाल हो बहुत, जाता है। क्योंकि वर्ल्ड रिलीजन कहने से ये होता है हम जब रिलीजन शब्द का उपयोग करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम संप्रदाय की बात नहीं कर रहे हैं, हम एज ए होल समूह का, वैश्विक रूप से उसका चिंतन कर रहे हैं। और वर्ल्ड रिलीजन के ऊपर कभी हमें पूछा जाता है कि कितने दुनिया में धर्म हैं, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, ये ऐसे हम 5, 7, 10 नाम जो हमें याद हैं बोल जाते हैं। लेकिन 228 से ज्यादा रिलीजन टाइटल जिनको लगता है, ऐसे विश्व में मान्यताओं को धारण किए हुए, परंपराओं को धारण किए हुए, अपनी स्वतंत्र विचारधारा को लेकर धारण किए हुए, अपनी एक आचार विचार और साधना प्रणाली को धारण किए हुए जो विश्व की अलग अलग धाराएं हैं, उसमें अलग अलग धर्म, कहीं प्रादेशिक प्रभाव है, कहीं प्रांतीय प्रभाव है, कहीं भाषाकीय प्रभाव है और कहीं रीजनल इफेक्ट्स उन विचारधाराओं के साथ जुड़े हैं। इसलिए मैंने इस वर्ल्ड रिलीजन के कंसेप्ट को 5 लेवल में बाइफरकेट किया: फिलॉसफी, ट्रेडिशन, कल्चर, रिचुअल्स एंड ट्रेडिशन। तो फिलॉसफी, कल्चर, कस्टम्स, ट्रेडिशन, इन 5 विभाग में विश्व के अलग अलग धर्मों का क्या स्वरूप है और किस रूप में हम कहां प्राचीनतम परंपराएं, प्राचीनतम धर्म, प्राचीनतम इतिहास, प्राचीनतम हमारी पूर्व परंपराएं, जैसे यजुर्वेद को ओल्डेस्ट ग्रंथ
ओल्डेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो यजुर्वेद के बारे में दुनिया क्या जानती है? जी। ओल्डेस्ट कह देने से उसका महत्व स्पष्ट नहीं हो जाता। पुरातन प्राचीनतम होने से उसके विषय का गांधीर्य, उसका सर्जन किस प्रकार से हुआ, और हम जैसे निश्वसितम वेदाः हम जब कहते हैं तो वेदों की उत्पत्ति क्या है, हमारी परंपराएं क्या रही हैं, ऐसे ही अन्य जो धर्म ग्रंथ हैं, अन्य जो रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, कल्चर है, फिलॉसफी है, इन पांचों लेवल पर विश्व के अलग अलग धर्मों का क्या अपना स्वरूप रहा है और उनका समन्वय कहां कहां हो रहा है। आपने मॉडर्न एज भी सम्मिलित किया है। हाँ, इस मॉडर्न एज के माने एडवांस स्टडी का मतलब ही यही है कि जहां मॉडर्न एज के साथ आज के युग में कई विचारधाराएं ऐसी हैं, कई परंपराएं ऐसी हैं, कई धर्म ऐसे हैं, कई ग्रंथ ऐसे हैं, कई मैन्युस्क्रिप्ट्स हस्तलिखित प्रतें ऐसी हैं जिनके बारे में उल्लेख तो मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकली रूप में कालांतर में वो विश्व की किसी भी लाइब्रेरी, पुस्तकालय या यूनिवर्सिटी में अब प्राप्य नहीं है। तो प्राप्य नहीं होना, उसके अस्तित्व में प्रश्न नहीं उठता है। प्राप्य नहीं होना, ये कालांतर में कई प्रकार के नेचुरल कैलेमिटीज हुई हैं, कई प्रकार के अलग अलग प्रकार से मापदंड बदले हैं, कई प्रकार के आक्रमण हुए हैं, कई प्रकार की कई परंपराओं को, ग्रंथ परंपराओं को, संस्कार परंपराओं को, कल्चरल वैल्यूज को लुप्त हो चुकी हैं, विधर्मियों के आक्रमण के कारण से नष्ट की गई हैं। तो इस प्रकार से ये पूरे व्यापक विषय को एडवांस स्टडी के रूप में कुछ पृष्ठों में ही, बहुत विस्तार नहीं कर पाया हूं मैं, लेकिन 2018 से मुझे 22 जून याद है, 22 जून से ये यात्रा प्रारंभ हुई थी, जब तीनों प्रोफेसरों ने मुझे इस बारे में चर्चा करी और करीब हमारी 3 दिन तक इस विषय पर उनसे चर्चा होती रही। उनके कई प्रश्न थे कि आज के युग में जब हम मॉडर्न एरा की बात करते हैं, मॉडर्न एरा में द एक्सेप्टेंस ऑफ रिलीजन जो है वो रिचुअलिस्टिक ज्यादा है, फिलोसॉफिकल लोग ज्यादा जीना पसंद करते हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज के रूप में ज्यादा पसंद करते हैं, एज ए कल्चरल वैल्यूज रिलीजन को एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं, या केवल वो ट्रेडिशन है एंड बिकॉज वी बिलोंग्स टू दिस ट्रेडिशन वी आर फॉलोइंग दिस रिलीजन, गतानुगतिकता के रूप में। तो किस रूप में आज का युग, आज का मानव किस दिशा में सोच रहा है, धर्म को किस दृष्टि से देख रहा है, धर्म और आध्यात्म की, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी की विधाओं को किस रूप से आज का मनुष्य देख रहा है। क्या केवल संकट के समय में धर्म की याद आती है या ईश्वर की याद आती है, या वह सजाग अवस्था में, जब सभान अवस्था में, जब जागृत अवस्था में जब अपने निर्णय लेता है, तब भी अपनी संस्कारों को केंद्र में रखते हुए, उन धर्म मूल्यों को केंद्र में रखते हुए अपने इष्ट देव और गुरुदेव का स्मरण भी करता है, या बिल्कुल नहीं करता। जैसे जापानीज रिलीजन में ईश्वर नाम की कोई तत्व को विचार ही नहीं किया गया, वो केवल अपने पूर्वजों को ही, उनके डिवाइन सोल को ही, स्पिरिट को ही केंद्र में रखकर कई बातें करते हैं। तो बहुत से मॉडर्न लोग ये मानते हैं, जिन्होंने धर्म को बहुत करीब से नहीं देखा है, जिन्होंने अध्यात्म को अनुभव नहीं किया है, वो ऐसा मानते हैं कि ये पुरातन इतिहास को मानकर और आज के युग में जीने की चेष्टा करने वाले लोग हैं। हकीकत ये नहीं है। आप परंपराओं को समझो, आप उनके पीछे की जो कल्चरल वैल्यूज हैं उनको समझिए, आप ट्रेडिशनल जो कस्टम्स हैं, जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स हैं, उनके रहस्य को समझे बिना केवल आप ये निर्णय नहीं ले सकते क्योंकि आप मॉडर्न हैं, क्योंकि आप इस नए वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, क्योंकि आप टेक्नोक्रेट हैं, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। केवल आप ये निर्णय नहीं ले सकते कि धर्म की जितनी बातें हैं या प्रमाण हैं या जो प्रस्तुतियां हैं वो केवल काल्पनिक हैं। इसलिए मैंने अपने थीसिस में एक विषय को उठाया है हरीश भाई,
मैंने ये जो रिचुअलिस्टिक लेबलिंग जो रिलीजन के ऊपर हुई है कि ऑल रिलीजन्स आर सो रिचुअलिस्टिक, वी डोंट बिलीव इन दिस रिचुअल्स, आने अड़कવું જોઈએ नहीं अड़कવું જોઈએ, यहाँ स्पर्श करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यहाँ जवाए ત્યાં न जवाए, यहाँ जा सकते हैं नहीं जा सकते, ऐसा बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, ये सब जब हम कहते हैं तो वो धर्म कह रहा है इसलिए आपको रिचुअल लग रहा है। अगर आपको मॉडर्न फैशन जगत के लोग अगर कुछ कहते हैं तो वो आपको आधुनिकता लगती है, वो पार्ट ऑफ फैशन लगता है, द पार्ट ऑफ वर्ल्ड लगता है, द पार्ट ऑफ लाइफ लगता है। आप शुभ में किसी पार्टी में जाते हैं तो भी ब्लैक पहन कर जाते हैं, अशुभ में जाते हैं तो भी ब्लैक ब्राउजर और सब पहन के जाते हैं। हमारे यहां अशुभ में जाते हैं तो श्वेत धारण करके जाते हैं, शुभ में हमारे यहां लाल पीले ऐसे रंगों का परिधान किया जाता है। तो ये सब कभी कभी कार्डों में लिखा होता है कि ओनली कैजुअल्स आर अलाउड, फॉर्मल्स विल बी अप्रिशिएटेड, ऐसा आजकल इन्विटेशन कार्डों में लिखा जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि फ्रॉम दिस विच कस्टम विच ट्रेडिशन यू हैव स्टार्टेड दिस पैटर्न ऑफ वेयरिंग ट्रेडिशनल और वेयरिंग फॉर्मल्स एंड वेयरिंग कैजुअल्स? किसने शुरू किया? फैशन में है, सब जी रहे हैं, पहन रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश कॉलोनियल कंसेप्चुअल जो कॉस्ट्यूम्स की जो पैटर्न थी, उसको जब रॉयल फैमिली जब किसी फंक्शन में आने वाली होती थी तब कैसे फॉर्मल्स में आना पड़ता था, और जब रॉयल फैमिली इनवाइटेड नहीं है तब कैसे आप कैजुअल में जा सकते थे। इस प्रकार से ये सब चीजें शुरू हुई, लेकिन उसका इतिहास मालूम नहीं है। हम स्क्वायर बॉक्स में गोल पिज्जा खाने वाले लोग हैं। केवल ऊपर से किसी विषय को मान्यताओं के आधार पे, सुनी हुई बातों के आधार पे फ्रेंड सर्कल में डिस्कस हुआ, सुना और आपने अपनी मान्यता को बना लिए। धर्म ऐसे नहीं स्वीकारा जा सकता, धर्म को ऐसे नहीं जिया जा सकता। धर्म के पीछे अपने मूल्य हैं, उसकी अपना इतिहास है, उसकी परंपराएं हैं, अपने संस्कार हैं। तो ये आप कल्चरल वैल्यूज जो कहते हैं, व्हाट इज योर कल्चरल वैल्यूज इन मॉडर्न एज? अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि विच काइंड ऑफ कल्चरल वैल्यूज डू वी हैव इन दिस मॉडर्न सोसाइटी? डे केयर सेंटर में पेरेंट्स को रखना ये हमारा कल्चर है या नीड ऑफ द डे है? केवल वृद्धाश्रमों में भीड़ का बढ़ना ये हमारी परंपरा है, ये मॉडर्न एज की सौगात है? तो ऐसे कई एस्पेक्ट्स हैं कि जिनको इस पूरे शोध ग्रंथ में, थीसिस में मैंने इन तीनों प्रोफेसरों से डिस्कस करने के बाद इस विषय को पसंद किया और इस विषय को आगे बढ़ाते हुए मैंने इस पे संशोधन किया है। आपको सुना तो लगा कि बड़ी व्याप्ति और गहराई से विषय को आपने लिखा है, सोचा है और छुआ है। अब एक बात तो ये हुई कि आप स्वीकार करना नहीं चाहते कि डॉक्टर मुझे कहें, लेकिन वो तो है ही है। लेकिन समाज को उससे क्या मिला? जगत हिताय भी है जो आपने बताई, तो हमारे युवाओं के लिए क्या कहेंगे आप? जो मेरे शोध ग्रंथ का विषय है, जो थीसिस का विषय है, वर्ल्ड रिलीजन इन मॉडर्न एरा, एडवांस स्टडी। डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त होना, मैं संस्था का धन्यवाद अभिव्यक्त कर रहा हूं, लेकिन ये यात्रा का प्रारंभ होता है जब कभी किसी व्यक्ति को किसी विशेषण से संबोधित किया जाता है। गुजराती में तो कहते हैं कि एक नवी उपाधि प्राप्त थी छे। उपाधि, हाँ, दूसरे अर्थ में उपाधि के रूप में उपाधि आवी। संस्कृत में हाँ उपाधि आवी, लेकिन संस्कृत में, हिंदी में उपाधि अपने आप में एक बहुत सम्माननीय शब्द है, उसका एक अपना बहुत आदर है। तो ये उपाधि जो होती हैं वो व्यक्ति को स्वयं भी प्रेरणा देती हैं और अन्य को भी उस दिशा में विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो मैं प्रेरणा के रूप में इससे ज्यादा स्वीकार करूंगा बनिस्पत अपने
नामकरण के आगे उसका प्रयोग करने से। लेकिन मॉडर्न एरा की जब हम बात करते हैं तो व्हाट इज दिस मॉडर्न एरा? तो मैंने यहां कंपैरेटिव एनालिसिस किया है। तो रिचुअलिस्टिक रिलीजन जो है, बहुत से रिलीजनों में आज भी साउथ में ऐसी परंपराएं हैं कि जहां 100 फुट तक अग्नि के अंगारों पर चलकर साधक दौड़ जाते हैं और वहां उतरने के बाद, उसमें दौड़ने के बाद उनके पैर जलते नहीं हैं, फूले नहीं पड़ते हैं। बिहार में किसी जिले में ऐसी परंपराओं का आज भी निर्वाह किया जाता है कि जहां 2-4-5 हजार आदमी लोग उल्टे सो जाते हैं रास्तों पर और उनके ऊपर 100-200 गायें निकल जाती हैं। और ये 300 सालों से हो रहा है और आज तक किसी को भी एक छोटी सी अंगूठे की हड्डी में भी चोट नहीं आई है, कहीं किसी की रीढ़ की हड्डी टूटी नहीं है, किसी को स्पॉन्डिलाइसिस का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। 5000 आदमी के ऊपर से 100-200 गायें गुजर जाती हैं और उनको कोई आज तक 300 वर्षों में कोई कष्ट नहीं हुआ है। इंडोनेशिया में इस प्रकार के कई सेलिब्रेशंस होते हैं जहां कान में से सुइए निकाले जाते हैं, जीभ के बीच में से लंबे सुइए निकाले जाते हैं और दोनों तरफ घुघरियां लटकाई जाती हैं और वो डांस करते हैं। जापान में शिंटो रिलीजन का जो फेस्टिवल होता है उसमें नाइफ को, छुरी को गले में से यहां से डालकर यहां से निकालते हैं और उसके बाद फंक्शन पूरा होने के बाद वो नाइफ वापस निकाल लेते हैं। इंडोनेशिया में वो फंक्शन पूरा होने के बाद सुइया वापस निकाल लेते हैं और उनको कोई छेद नहीं पड़ता, कोई ब्लडिंग नहीं होता और उनको कोई कष्ट नहीं होता। इतनी गायें ऊपर से चली गई, उनकी कोई हड्डी नहीं टूट रही है। 100 फीट तक अंगारों पर चल गए, वो उनके पांव, उनकी पक्तलियां जल नहीं रही हैं। अब ये जो मॉडर्न एरा है, जो मॉडर्न साइंस है, जो मेडिकल साइंस है, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर रिचुअलिस्टिक आप विचार करें तो आज तक ये परंपराएं चालू हैं, जारी हैं, हो रही हैं और ये उत्सव मनाए जा रहे हैं। और इसी प्रकार से सुइया भी निकल रहा है, चाकू भी निकल रहा है, अग्नि पे भी चल रहे हैं और गायें भी दौड़ रही है, लेकिन किसी को कोई कष्ट नहीं हो रहा है। मॉडर्न साइंस इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने इस विषय को लिखा कि स्पिरिचुअल साइंस, हाउ इट वर्क्स अगेंस्ट मेडिकल साइंस, मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस के दिमाग में ये बात नहीं उठती है कि ये कैसे संभव हो सकता है। अब इसके पीछे हठयोग है, नजरबंद है, हिप्नोटिज्म है, या फिर कई प्रकार के स्मशान, वेताल आदि के जो तंत्रोक्त प्रयोग हैं। तो किस साधना के द्वारा व्यक्ति इस प्रकार की साधना करता है कि जिसके देह को कष्ट होने के बाद भी अगेंस्ट मेडिकल साइंस उसकी बॉडी रिएक्ट हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है लेकिन हो रहा है, सामने है। समझ में नहीं आ रहा लेकिन सामने हो रहा है। साउथ में एक हवेली है, मंदिर है, जहां 1600 साल से ऐसी परंपरा है कि दूसरी तीसरी मंजिल से न्यूबॉर्न बेबी को फेंका जाता है और नीचे पेरेंट्स उसको झीलते हैं, स्वीकार करते हैं। अब 1600 सालों से ये परंपरा है, लेकिन आज तक एक भी बेबी की कभी डेथ नहीं हुई। तो इसके पीछे क्या रीजन है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? हाउ मॉडर्न साइंस, हाउ मेडिकल साइंस can't accept this kind of resultant of spiritual science। तो स्पिरिचुअल साइंस के अलग अलग प्रकार के, किस प्रकार के प्रयोगों के द्वारा, किस प्रकार की साधना प्रणालियों के द्वारा, किस प्रकार के तंत्र मंत्र और यंत्र के प्रयोगों के द्वारा, किस प्रकार की निष्ठाबंदी, कीलबंदी, नजरबंदी और हाउ टू विड्रॉ योरसेल्फ फ्रॉम योरसेल्फ, इस बात की पूरी एक साधना प्रणाली को किस रूप से साकार किया जाता है इस प्रकार के वर्ल्ड रिचुअल्स में, उसका हमने थोड़ा स्पर्श करके उसका भी समाधान करने का प्रयोग किया। आपकी बात से मेरे मन में ये आता है कि शायद खोज पूरी नहीं हुई, इसीलिए अभी रहस्य बना हुआ है जी। खोज हो जाएगी, इसके प्रमाण मिल जाएंगे तो शायद विज्ञान भी ये स्वीकार करेगा। जैसे कोरोना ने कई रहस्य खोल दिए कि हमारी परंपरा ऐसी क्यों थी,
जी और हमारी परंपरा जो है उसका अब रहस्य पता चल गया जी कि ये क्यों था। तो ये मेरे ख्याल से आपका जो थीसिस है जी वो युवाओं को एक दिशा देगा, एक नई सोच इससे आएगी। आप चाहते हैं कि ये, मैं चाहता हूँ, जी आपके चाहते नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये छपे और इसकी बातें लोगों तक पहुंचे, खासकर युवाओं तक पहुंचे। इस शोध ग्रंथ को, इस थीसिस को प्रकाशित करने के लिए मैंने उन्हीं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से बात हुई है जी। और बहुत आनंद का विषय है, मुझे कहने में गर्व हो रहा है जी कि उस यूनिवर्सिटी ने ही इस थीसिस को प्रकाशित करने के लिए भी हमें सम्मति प्रदान करी है। जी जी तो इस अलग अलग विषयों को, फिलॉसफी, ट्रेडिशन, कस्टम्स, कल्चरल एंड रिचुअल्स ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन, इसका एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस करने का जो इसमें प्रयास हुआ है, और उस प्रयास के माध्यम से इस पूरी यात्रा में 2018 से लेकर अभी तक मैं 2 बार यूनिवर्सिटी में इंटरव्यूज के लिए गया था। जब मेरे व्यक्तिगत रूप से जब मैंने नक्की किया कि मुझे ऐसे ऑनररी नहीं चाहिए, परिश्रम करूंगा और परिश्रम प्राप्त करने करूंगा। के बाद ही प्राप्त करूंगा। तो ये जो मेरा एक मनोरथ था, तो उस विषय में उन्होंने जो प्रोसीजरल जो एस्पेक्ट्स होते हैं यूनिवर्सिटी के, जो उसके एकेडमिकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं, जो संविधान रहा है, संविधान जो रहा है, उस संविधान के अनुरूप उन लोगों ने प्रोसीजर किया, फॉर्म भरवाए, इंटरव्यूज लिए और कई प्रकार के हमारी ऑनलाइन प्रश्नोत्तरियां हुई। ऑनलाइन उन्होंने ऑब्जेक्टिव कुछ प्रश्न भी हमें भेजे थे, तो उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के ऊपर भी हमने अपना विस्तार करते हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को उत्तर दिए थे। तो इस प्रकार से 2.5-3 साल से ये पूरा प्रयोग चल रहा था कि किस रूप से इस मिशन को पूरा किया जा सके। क्योंकि जब ये विषय प्रारंभ हुआ, वर्ल्ड रिलीजन की बात जब आई, तब संयुक्त राष्ट्र में जब हम गए थे 2002 जी, में, मुझे बराबर याद आया जी आपने वहां भी बड़ा अच्छा विषय लिया था। हाँ, उसमें भी हमारा प्रयास यही रहा था कि परफॉर्म टुगेदर हाँ, और पैकअप। पैकअप नहीं तो क्योंकि अब ये समय है कि सभी राष्ट्र की सेनाएं अपने अपने शस्त्र के भंडार को बढ़ा रही है। कुछ देश शस्त्रों को बेचकर कमा रहे हैं और कुछ देश उन शस्त्रों को खरीदकर अपने ही मौत का सामान इकट्ठा कर रहे हैं जी। और ऐसी विडंबना की स्थिति है जहां वर्ल्ड पीस अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न रहा है। तो हम प्रार्थना से अपने प्रयास कर सकते हैं, लेकिन संगठन से, विचार विमर्श से सामूहिक प्रयास हो सकता है। और वर्ल्ड पीस के लिए भी इन सभी वर्ल्ड रिलीजन को किस रूप में एक सूत्र में आना और किस रूप से इस प्रकार के अलग अलग विषयों पर संशोधन करते हुए जो एलीट समाज है, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो एजुकेशनली साउंड हैं और जो मेडिकल साइंस में, जो कंप्यूटर साइंस में, जो एविएशंस में, जो अलग अलग प्रकार के फील्ड में अपना अपना रिसर्च करके और एक मकाम पर पहुंचे हैं, वो लोग धर्म को किस दृष्टि से देखते हैं और धर्म उन्हें क्या कहता है, धर्म उन्हें क्या समझाता है, धर्म उन्हें किस रूप से अपने वैल्यूज से, अपनी फिलॉसफी से, अपनी ट्रेडिशन से, अपने कल्चरल से, अपने कस्टम्स से, अपने रिचुअल्स से उन्हें कैसे कन्विंस कर पाता है। ये जो एडवांस स्टडी की जो बात है वो इसी विषय को दिशा निर्देश करती है और इसी विषय पे हमने इसको आगे बढ़ाया है। आपकी बातें सुनकर ऐसा लगा कि न कश्चित धीमताम अविषयो नाम, कई विषय आपने प्रकट किए, खोल दिए। मुझे लगता है कि आपने एक ऐसी ज्योत जलाई है कि आगे वैज्ञानिक और खोजकर्ता हर विषय के, चाहे मेडिकल साइंस के हों, चाहे वो मेटाफिजिक्स के हों या तो अन्य विधाओं के हों, वो सारे मिलकर इस दिशा में काम करें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि तुलनात्मक भी है, एक परिणाम भी उससे आएगा और सही दिशा में रिलीजन को, धर्म को समझेंगे जी। तो ये प्रयास होने चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। शायद आप भी नहीं, मेरी भी आपसे पूर्ण सम्मति है। इस प्रकार के विषयों को लेकर प्रयास जरूर होना चाहिए। जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का अपना एक जो बहुत लॉजिकल, साइकोलॉजिकल
साइंटिफिकल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। हर विषय को आप श्री महाप्रभु जी का तत्वज्ञान देखेंगे तो वो लॉजिकल, साइकोलॉजिकल, साइंटिफिकल एंड स्पिरिचुअल रूप से हमें बहुत नए नए रहस्यों का उद्घाटन करने में मदद रूप होता है। उसी प्रकार से जितने मनीषी हुए, जितने तत्वचिंतक हुए, जितने आचार्य हुए, जितने पूर्व पुरुष हमारे हुए हैं, उनका जो संशोधन है वो केवल आपको धार्मिक बनाने के लिए नहीं है, केवल धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, वो तो आपके प्रकट होने से ही, उन आचार्यों के, उन महापुरुषों के प्रकट होने से ही वो कार्य तो स्वतः ही आपके जीवन के, आपके व्यक्तित्व से हो जाता है जी। लेकिन वो कुछ ऐसा एक मैसेज, एक ऐसा प्रकाश कुछ समाज को, संसार को देके जाते हैं जिसमें कई रहस्य छुपे होते हैं। आने वाली पीढ़ियां उस पर संशोधन करें, अपना चिंतन मनन करें, उस पर एनालिसिस करें, उस पर रिसर्च हो, और जितना डिस्कशन होगा, जितना इस बात पे चिंतन होगा, इतने नए रहस्यों का उद्घाटन हो सकता है। जब मुझे डॉक्टर ऑगस्टिन रोजर ने मुझे एक प्रश्न किया था मेरे इंटरव्यू के दरमियान कि हाउ यू कैन प्रूव दैट इंडियन रिलीजन इज द ओल्डेस्ट अमंग द वर्ल्ड, ये सबसे पुराना है से आप कैसे साबित कर सकते हैं। मैंने उनसे यही कहा था कि आप बिफोर क्राइस्ट की बात करें और संसार का मूल्यांकन करें, एंड आफ्टर क्राइस्ट संसार का मूल्यांकन बीसीएडी चलता है आपके। जो एसी और बीसीजी की जो बात होती है, तो उसमें क्राइस्ट, 10 कमांडमेंट्स, बाइबल और जितने भी अलग अलग प्रकार से यहूदियों के काल से लेकर और पूरी क्रिश्चियन मान्यताओं में मोहम्मद साहब से लेकर हिजरी सन से पूर्व और हिजरी सन के बाद के विश्व का मूल्यांकन करें, और हिंदू वैदिक सनातन धर्म की जो परंपरा है उनका आप मूल्यांकन करें। कंपैरेटिव एनालिसिस किए बिना वी कैन नॉट कम टू द कंक्लूजन, वो ठीक भी नहीं होगा, वो तुलनात्मक आवश्यक है। मैं केवल अपनी बात को सिद्ध करता रहूं और मैं ही सत्य हूं, इस बात की घोषणा करता रहूं, और हमारा धर्म ही जो कह रहा है वही उचित है, आपके पक्ष की कोई मान्यताओं का मूल्य नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। जब हम वर्ल्ड रिलीजन की बात करते हैं, जब वैश्विक धर्म की बात होती है, तब मूल्यांकन के ऊपर हमारे निर्णयों का आधार रहता है, और उन मूल्यांकन का जो आधार है वो हमारी परंपराओं के तथ्य, प्रामाणिक मैन्युस्क्रिप्ट्स और मान्यताओं के आधार पर उसको किस रूप से आज के आधुनिक युग में, मॉडर्न साइंस के रूप में उसे जिया जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है, एंड हाउ यू कैन प्रूव दैट ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स इन दिस मॉडर्न एरा, उसको समझने के लिए जैसे कुरान, बाइबल और जितनी भी भूमिकाएं हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड के रूप में, पैगंबर के रूप में, पैगाम लेके आने वाले के रूप में, उस खुदा को पाने के लिए, उस अलमाइटी गॉड को पाने के लिए जो अलग अलग धाराएं बताई गई। ऐसे बहुत धर्मों की अपनी अपनी धर्म ग्रंथ हैं, मंत्र हैं, पंथ हैं, संत हैं और अपनी अपनी परंपराएं हैं। भारतीय हिंदू वैदिक सनातन धर्म की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने कहा कि द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड हम इसलिए कह सकते हैं कि जिस क्षण द क्रिएशन ऑफ दिस एग्जिस्टेंस स्टार्टेड, दैट वेरी मोमेंट सनातन धर्म गेट स्टार्टेड। उसी समय, क्योंकि हम सूर्य ने उदित और अस्त होना प्रारंभ किया, चंद्र ने अपनी 15 स्थितियों को बदलना जब शुरू किया, पर्णों ने जब हरित होना शुरू किया और पुष्पों ने जब सुगंधित होना शुरू किया, झरनों ने जब बहना शुरू किया, पर्वतों ने जब स्थूल होना शुरू किया, पक्षियों ने जब मधुर कलरव करना शुरू किया, और वृक्ष के कंद मूलों ने, फल फूलों ने जब स्वाद और मधुरिमा प्रकट करना शुरू किया, उसी क्षण से, जब से
लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग के बीच में जो सूक्ष्म धारा है, उसको जब हमने महसूस करना शुरू किया, तब जब वर्ल्ड रिलीजन और जब द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, द सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड जब स्टोन एज और आयरन एज की बात कर रहा था, तब इस देश में तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियां विश्व के धर्म का मूल्यांकन करते हुए अपना संशोधन कर रही थी। तो सनातन का अर्थ यही होता है कि जिसको काल स्पर्श नहीं कर सकता, जो इस सृष्टि के सर्जन से पूर्व भी था और अस्तित्व न होने पर, विनाश होने के बाद भी जिसके अस्तित्व में कोई अंतर नहीं आता, उसी का नाम तो सनातन है। और उस सनातन धर्म की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रकृति के सर्जन के साथ ही इसका मंगल प्रारंभ हुआ है। बिकॉज वी डोंट बिलीव दैट आवर यंगस्टर्स वेर द मंकीज। बिल्कुल, जो डार्विन की जो पूरी भूमिका थी, हमारी हम पूरी पूरी वयम अमृतस्य पुत्राः, तो उस भूमिका को लेकर हम चलते हैं। और मनु और शतरूपा के संयोजन से किस रूप से मनुष्य जाति अस्तित्व में आई है, किस रूप से मानव का सर्जन हुआ है, किस रूप से किन किन भाषाओं का प्रयोग होता था, किन किन वेशभूषाओं का प्रयोग होता था, किन किन मान्यताओं का प्रयोग होता था, इन सभी प्रकार का पठन पाठन के क्रम का हम अपनी वैदिक परंपराओं से उजागर कर सकते हैं। तो ये जब इतिहास के पृष्ठों को हम खोलते हैं तो उसकी फिलॉसफी, उसकी परंपराएं, उसका कल्चर क्या कहता है, इसके रहस्यों को हम उद्घाटित कर सकते हैं। तो मैंने उनसे यही उत्तर दिया था डॉक्टर रोजर को कि आप इतिहास के पृष्ठों के और पुरातन संस्कृति के पृष्ठों से केवल इंडस वैली सिविलाइजेशन के आधार पर नहीं, क्योंकि उसको ब्रिटिशरों ने एक नाम दिया, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के केवल अवशेषों के आधार पर आप इस संस्कृति का मूल्यांकन मत करिए। लेकिन निश्वसितम वेदाः, सृष्टि के पूर्व जब भगवान इस पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे थे, आपके श्वास प्रश्वास की ध्वनि में से जो प्रस्फुटित हुआ है वो वेद हैं। और उन वेद की रचनाओं को जब हम आत्मसात करते हैं, उनकी ऊर्जाओं को जब महसूस करते हैं, उनके उदात्त अनुदात्त स्वरों का जब हम पठन पाठन करते हैं, और जो ऊर्जा से हमारे पूरे शरीर में एक आंदोलन, एक ऊर्जा से पूरा एक प्रभाव अलग बन जाता है, उस स्थिति में आप महसूस करेंगे तो ही अनुभव हो सकता है। और ये अनुभवैकलव्य है, केवल प्रयोगात्मक नहीं है। और ज्ञान विज्ञान और प्रज्ञान की परंपराओं को इस राष्ट्र की संस्कृति ने, परंपराओं ने स्वीकारा है। इस बात को भी हमने डॉक्टर रोजर को डिस्कस करते हुए इस बात को बताया। बड़ी प्रसन्नता हुई उनको भी कि एक विशेष दिशा में काम हो रहा है। जी, क्योंकि नॉलेज ओरिएंटेड एक एस्पेक्ट है, जो ज्ञान परख है। एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड जो है वो विज्ञान है, क्योंकि प्रयोगात्मक है। और जब हम प्रज्ञान की बात करते हैं, विच इज एक्सपीरियंस ओरिएंटेड, जो अनुभवैकलव्य है, केवल संशोधन के परिपाक स्वरूप में नहीं, लेकिन जीवन की वास्तविकता के रूप में उसका जब एक्सेप्टेंस होता है, तब फेथ, ट्रस्ट, डिवोशन, ग्रेस, कृपा, इन सब बातों को जैसे मां और पुत्र के बीच में बिन कहे जैसे वात्सल्य का संवाद होता है, और दोनों की बात बिना कहे दोनों समझते हैं, निशब्द जो भाव स्पंदन होता है, तो वो निशब्द जो भूमिका बनती है, वो अवस्था पे आप समझने के बाद धीमे धीमे अपने आप पहुंच सकते हैं। तो इस संशोधन के कई अलग अलग पहलू हैं, कई अलग अलग इसके पृष्ठ हैं, कई अलग इसके आयाम हैं, जिसको हम जब डिस्कस करेंगे तब इसको जरूर चर्चा में लेकर और इसका विस्तार पुनः कई बार आपसे भेंट कर किया जा सकता है। जी, धारणा धर्म इत्याहु, धर्म वो है जो धारण करता है। क्या धारण करता है? आपने बड़े ही विस्तार से, बड़ी गहराई से इन बातों को हमें समझाया है। तो मुझे लगता है कि अब ये थीसिस पढ़ना होगा, और पढ़ने से पूरा नहीं होगा, आगे सोचना होगा, आगे आपके चरणों में बैठकर समझना भी होगा। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उनके प्रोफेसर, उनका भी धन्यवाद करता हूँ,
और इस बात से मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। मानद डिग्री तो मिलती है, हमारे कई क्रिकेटर्स को मिली है, कई कलाकारों को मिली है, लेकिन आपने भी इस बात को बहुत ही संजीदगी से कहा कि मुझे ऐसे नहीं, मैं इसमें परिश्रम करूंगा, मेरे विचार रहेंगे, मेरा तुलनात्मक अध्ययन भी रहेगा और एक निष्कर्ष भी रहेगा। मैं बड़ी प्रसन्नता से आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और बहुत ही आनंद हुआ। इस विषय को लेकर बहुत अच्छी बातें हुई, तो आपको भी प्रसन्नता हुई होगी। जरूर देखिएगा इस इंटरव्यू को और सबसे भी कहिएगा धन्यवाद। फिर मिलेंगे पुष्टि टीवी पर और टीवी एशिया पर। धन्यवाद।